Good morning children and welcome back in your history class and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो भी देख रहे होंगे और साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि 24 से आपका जो है वो पेपर शुरू हो रहा है और मतलब फर्स्ट हाफ ईयरली पेपर जो है, फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपका 24 से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, आप जो है वो अब आप अपनी पढ़ाई और अपनी जो है वो खूब रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके आप जो है वो आप घर पे पढ़ाई कीजिए और जितने भी आपको नोट्स दिए गए हैं आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि आपको ये नोटिस में भी आपको ये दिया गया था कि आपको कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको जो होगा क्वेश्चन पेपर जो ऐसे सोशल स्टडीज़ का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर आपको मिलेगा वो कुल टोटल जो मार्क्स होंगे उसके 40 मार्क्स होंगे, यानी 20 मार्क्स जो है, यानी ये पेपर 2 सेक्शन में होगा। पहला सेक्शन सेक्शन ए जो होगा वो हिस्ट्री एंड सिविक्स का है और सेक्शन बी जो है वो ज्योग्राफी का है। तो सेक्शन ए में जो आपका है इतिहास एंड नागरिक शास्त्र जो है, यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स है, वो कुल आपके मार्क्स हैं 20 मार्क्स का आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स होगा, यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र होगा, और जो है 20 मार्क्स जो है आपका ज्योग्राफी होगा। तो कुल मिलाकर आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे दोनों ही सब्जेक्ट को मिलाकर सामाजिक विज्ञान में, यानी इतिहास नागरिक शास्त्र का जो एक सेक्शन ए में होगा और ज्योग्राफी के प्रश्न जो है वो सेक्शन बी में होंगे, और हर एक प्रश्न का जो है वो बराबर का अंक होगा। और जो है आप प्रश्न पेपर में, यानी प्रश्न पत्र में, आपका क्वेश्चन पेपर में जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, और हर एक प्रश्न का जो है वो 3 विकल्प दिया गया होगा। उसमें से जो सही विकल्प होगा, जो आपको सही आंसर लगता है, जो सही उत्तर लगेगा, उसके सामने आप निशान लगा दीजिएगा। तो आपको इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, यानी 45 मिनट में आपको पूरा पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी सेक्शन ए इतिहास और नागरिक शास्त्र और सेक्शन बी और ज्योग्राफी के लिए। तो बच्चों, दोनों ही सेक्शन को मिला के आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और आपको 45 मिनट्स में ये 40 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने होंगे, और हर एक प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए होंगे। तीनों में से जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसके सामने आप निशान लगा दीजिएगा। वैसे मैं आपको एक मॉडल पेपर जो है वो आपको वीडियो के थ्रू आपको शो करके, आपको दिखाकर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दे रही हूँ कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आएगा। एक मॉडल पेपर आप बनाकर मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा और कैसे आपको उसके उत्तर देने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले चलिए हम पहले वो जो है आपका मॉडल पेपर मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर है आपका। तो बच्चों, ये है आपका मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर मैंने आपके लिए बनाया है ताकि आपको क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का आइडिया हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र आपको मिलेगा करने को। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी शुरू में बताया कि 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चंस में सेक्शन ए और सेक्शन बी डिवाइड होगा। सेक्शन ए में इतिहास और नागरिक शास्त्र होगा और सेक्शन बी में आपका ज्योग्राफी होगा। तो आपका सोशल स्टडी का जो पेपर है, सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है, वो कुल 40 मार्क्स का होगा, जिसे आपको 45 मिनट्स में करना होगा। अब बच्चों, हर एक प्रश्न का जो अंक है वो बराबर निर्धारित किया गया है, और सभी प्रश्नों को जो है वो हल करना या सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, आपको कंपलसरी है। तो आप देखिए, जैसे सेक्शन ए में इतिहास और नागरिक शास्त्र है, तो इस तरह का पहला जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, देखिए किस तरीके से।
पहले जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, भारत पर 200 वर्ष तक किसने शासन किया था। अब देखिए इस प्रश्न का 3 विकल्प दिया हुआ है। इन 3 विकल्प में से कोई एक उत्तर जो है वो सही होगा। जो भी उत्तर आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है कि डच सही है तो डच के आगे निशान लगा दीजिए, अगर आपको लगता है कि फ्रांस सही है तो उसके आगे निशान लगा दीजिए, और अगर आपको लगता है कि अंग्रेज़ों सही है तो उसके आगे निशान लगा दीजिए। यानी हर एक इस प्रश्न का 3 विकल्प दिया गया है, इसी तरह सभी प्रश्नों के 3 विकल्प दिए गए होंगे। आपको उसमें से एक सही विकल्प के सामने निशान लगाना होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, किन्हीं 4 यूरोपीय देशों के नाम लिखिए जो व्यापार करने भारत आए। अभी इस क्वेश्चन का भी 3 विकल्प दिया गया होगा। अगर आपको लगता है कि क सही है तो क पे लगा दीजिए, अगर आपको लगता है ख सही है तो ख के आगे यहाँ लगा दीजिए, अगर आपको लगता है ग सही है तो इस आंसर के प्रति आगे जो है वो निशान लगा दीजिए। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं आपको, और हर प्रश्न का 3 विकल्प दिया गया होगा। तीनों में से कोई भी एक विकल्प सही होगा। आप सही विकल्प के सामने जो है वो निशान लगाएंगे जो आपको सही लगता है। इसी तरीके से आपका जो है वो नागरिक शास्त्र का भी पेपर आएगा। जैसे ये आपका सिविक्स का क्वेश्चन है। जैसे आपका ये पहले ये आपका देखिए और क्वेश्चन है, इस इतिहास का है। मैसूर के 2 शक्तिशाली शासकों के नाम लिखिए। अब इसमें भी 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 3 विकल्प दिए हुए हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगता है, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, उसके आगे आप सही का निशान लगा दीजिए। अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर किसे कहते हैं, इसका भी 3 विकल्प है। जो भी आपको सही लगे उसके आगे आप निशान लगा दीजिए। इसी तरीके से नागरिक शास्त्र सिविक्स का भी क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। सिविक्स का क्वेश्चन और इतिहास और नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है वो एक साथ होंगे सेक्शन ए में। तो देखिए जो है जैसे कि इसका भी क्वेश्चन है, सैन्य अनुसंधान क्यों स्थापित किए गए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, सैन्य अनुसंधान क्यों स्थापित किए गए, तो इसके भी 3 ऑप्शंस हैं। इनमें से जो भी आप ऑप्शन, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसके आगे आप सही का निशान लगा दीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, गांव के पंचायतों के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जमींदार, साहूकार, ग्राम प्रधान। अब अगर आपको लगता है कि जमींदार सही है तो यहाँ निशान लगा दीजिए उसके आगे। अगर आपको लगता है साहूकार सही है तो साहूकार के आगे निशान लगा दीजिए, और अगर आपको लगता है ग्राम प्रधान सही है तो उसके आगे सही का निशान लगा दीजिए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब देखिए जैसे ये है, संविधान क्या है। अब ये 3 उत्तर दिए हुए हैं, 3 विकल्प दिए हुए हैं। इन तीनों विकल्पों में से कोई एक ऑप्शन, कोई एक विकल्प ही सही होगा, तो आप सही विकल्प के सामने निशान लगा दीजिए। इसी तरीके का मॉडल पेपर, इसी तरीका क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिया जाएगा और आपको जो है वो सॉल्व करने होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि जो है आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन बराबर का होगा। सेक्शन ए इतिहास और नागरिक शास्त्र, सेक्शन बी आपका ज्योग्राफी। 20 मार्क्स का आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र है यानी हिस्ट्री एंड सिविक्स है। 20 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी है, और दोनों को ही आपको 45 मिनट्स में सॉल्व करना होगा, और ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। और बच्चों अच्छे से आप अपने सारे लेसन्स को पढ़ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक अच्छे लेसन से आप अपने लेसन्स को तैयार कीजिएगा। तो बच्चों आपने देख लिया कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र आपको मिलेगा और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, उसका उत्तर देना है। आपने जो है वो मॉडल पेपर के थ्रू जो है आप समझ गए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है वो प्रश्न पत्र आएगा और कैसे आपको जो है वो उसका सॉल्यूशन करना होगा, किस तरीके से आप उसको प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जैसा कि अभी आपने वीडियो में, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस आएंगे, और 3 विकल्प दिए होंगे हर प्रश्न का, और हर प्रश्न के 3 विकल्प में से एक उत्तर सही होगा जिसको आप उसके सामने आपको निशान लगाना होगा। तो बच्चों अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इतिहास से पार्ट 6 से हमने पार्ट 6 शुरू किया था इतिहास में, जिसका शीर्षक था कि ब्रिटिश राज के अधीन भारत। हमने इस पार्ट को शुरू किया था। बच्चों जैसे कि हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम उन पॉइंट्स को रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से 1857 की लड़ाई के बाद
ब्रिटिश कंपनी जो है वो ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश सरकार ने जो है वो भारत पे शासन का अपने अधिकार कर लिया और क्वीन विक्टोरिया को जो है वो शासिका घोषित कर दिया गया। क्वीन विक्टोरिया के शासिका घोषित होने के बाद ही उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कई नीतियों को लागू किया। जैसे पहली नीति थी कि क्षेत्र का जो सीमा विस्तार है उसका जो है वो किसी भी क्षेत्र का जो सीमा विस्तार है वो कम किया जाए। और दूसरी नीति ये थी कि जो अंग्रेज़ों की जो हत्या करने वाले जो दोषी थे उनको छोड़कर बाकी सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए, ये था आपका। और तीसरी नीति ये थी कि विद्रोह में भाग लेने वाले जो तालुकेदार थे, जो ज़मींदार थे, उनको राजभक्ति शो करने के लिए, राजभक्ति दिखाने के कारण उनको उनकी जागीरें जो है वो वापस करने का वादा किया गया। और अगली नीति ये थी कि हमने पढ़ा था कि बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भारतीयों को नियुक्ति देने का वादा किया गया था। और अगली नीति ये थी कि जैसे कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो है वो बढ़ाकर ज़्यादा कर दी गई थी, यानी अधिक कर दी गई थी, और भारतीय सैनिकों की संख्या जो है वो निश्चित कर दी गई थी। तो ये नीतियाँ जो कुछ थी वो घोषणा पत्र में क्वीन विक्टोरिया ने लागू की अपनी शासिका बनने के बाद। अब बच्चों इसके बाद बहुत सारे जब शासिका बनी तो जब ब्रिटिश शासन सरकार का साम्राज्य या शासन जब भारत पे आया तो बहुत सारे बदलाव बहुत सारे क्षेत्र में किए गए। जैसे पहला आपका था जो ये ब्रिटिश सामग्री विक्टोरिया थी, शासिका विक्टोरिया थी, उनके जो है घोषणा के अनुसार जो है वो इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख और उसको नियंत्रण करने के लिए एक भारत में मंत्री जो है एक अलग से जैसे कि आप इस तरह समझिए इस बात को कि जैसे कि क्वीन विक्टोरिया जब शासिका बनी तब इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक अलग से मंत्री को नियुक्त किया गया, जिसको भारत मंत्री के नाम से कहलाया। और उस भारत मंत्री को असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए 4 मंत्रियों की एक समिति भी बनाई गई, 4 मंत्रियों की भी नियुक्ति हो गई, जो कि उस मंत्री की जो है वो जो भारत मंत्री के साथ मिलकर काम करते थे, यानी उनकी मदद करते थे उनके कामकाजों में। बच्चों इस तरह की हुआ। फिर उसके बाद जो है साथ जो है राजपूत, मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और इन सब लोगों को जो है वो अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा दिखाने के प्रति उनकी जागीरदारी, उनकी संपत्ति जो है वो वापस कर दी गई और उनके राज्यों को ब्रिटिश राज्य का एक विशेष राज्य के रूप में सम्मानित किया गया। और ये भी हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है ब्रिटिश सरकार ने ये भी एक बदलाव किया कि उन्होंने कहा कि अब जो है वो शिक्षित वर्ग जो है, जो बौद्धजीवी वर्ग जो है, जो शिक्षित वर्ग है, उनके साथ वो विनम्र और अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि जो उच्च वर्ग के, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो लोअर सेक्शन के लोग होते हैं, वो उच्च वर्ग को देख के उनका अनुसरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये ब्रिटिश सरकार थी वो उसकी इन नीतियों को लागू करने में उनका एक अपना भी स्वार्थ था कि वो अगर ये बदलाव कर रहे थे, अगर वो विनम्रता का व्यवहार करने का वादा कर रहे थे, वो अच्छे व्यवहार का वादा कर रहे थे, बहुत सारी नीतियाँ जो है उन्होंने लागू की, तो उनके पीछे एक स्वार्थ था कि अब जो है वो पूरी तरीके से जो है वो भारत पे पूरी एक मजबूत पकड़ वो बनाना चाह रहे थे, क्योंकि 1857 की लड़ाई के बाद भारतीयों में एक जागरूकता आ गई थी और भारतीय एक अलर्ट हो गए थे, वो एक सावधान हो गए थे वो कि अब जो है उनको जो है वो अब उनका संघर्ष जो है वो आंदोलन होने जा रहा था। तो इस तरह का संघर्ष दोबारा ना हो, इसके लिए जो है उन्होंने इस तरह की नीतियाँ जो है वो अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश सरकार ने अपनाई। अब बच्चों इसके बाद था कि सैन्य, अब हम कह सकते हैं कि हमने ये भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि हमने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा था, यानी हमने पढ़ा था कि 1861 में यानी 1861 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का पुनर्गठन,
यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन करने के लिए, क्योंकि 1857 के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन जो था या प्रशासनिक कार्य था वो उथल पुथल हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो फिर से पुनर्गठन करने के लिए इन्होंने 1861 में एक एक्ट पारित किया। अब वो 1861 का जो एक्ट था वो बाद में इसका नाम बदलकर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया। यानी इम्पीरियल मीन्स राज्य संबंधी और लेजिस्लेटिव माने विधान और काउंसिल माने परिषद। यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि राज्य विधान परिषद। यानी 1861 के एक्ट को उसका नाम बदल के रखा गया राज्य विधान परिषद, यानी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बच्चों, हमने ये डिस्कशन किया था कि ये काउंसिल जो है, ये परिषद जो था वो अधिकार विहीन परिषद था। इसको कोई भी सरकारी अधिकार नहीं दिया गया था, ये कोई भी सरकारी फैसला नहीं ले सकता था, इसको कोई भी अधिकार नहीं था। और अगर इस परिषद के थ्रू जो है, इस परिषद के द्वारा कोई भी विच्छेद यानी कोई भी बिल जो है, विधेयक जो है, वो अगर पारित होती है तो बिना गवर्नर जनरल के परमिशन से वो कानून नहीं बन सकती, यानी वो लॉ नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब यही है कि इस परिषद को अधिकार लेने का, निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था, इसको सरकारी अधिकार नहीं दिए गए थे, ये अधिकार विहीन काउंसिल था। और ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी, ये सिर्फ सलाह समिति के रूप में काम करती थी। ये सिर्फ सलाह दे सकती थी, सिर्फ एडवाइस दे सकती थी, सिर्फ सजेशन दे सकती थी, बाकी इसको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। अब जब इसको अधिकार नहीं दिए गए थे तो प्रशासनिक कार्य जो है वो बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था। तो इसके लिए जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है एक नया एक्ट पारित किया। उस एक्ट के बारे में हम आज इस लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चों। तो हम जो है, हमने ये सब पॉइंट जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया बच्चों। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में। 1861 का जो काउंसिल था वो अधिकार विहीन काउंसिल था और उससे जो है भारतीय जनता जो है वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसमें भारतीयों की मांगों की अनदेखी की गई थी और उनकी मांगों को उसमें जो है कुछ विचार विमर्श उसमें नहीं हुआ था, क्योंकि उसको कोई अधिकार, उसको कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं था उस काउंसिल, उस परिषद को। तो वो भारतीयों की मांग और उनकी अपेक्षाओं, उनकी आकांक्षाओं पे वो खरे नहीं उतर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो ब्रिटिश ने इस शासन व्यवस्था में को और मजबूत बनाने के लिए, उसको सुधारने के लिए जो है एक नया एक्ट उन्होंने पारित किया 1892 में। 1892 का जो अधिनियम था वो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत था। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट जो है, दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट शुरू हुआ जो अधिनियम के नाम से था, जो 1892 में पारित हुआ। अब इसमें जो था, आपको मैंने पहले भी मैं डिस्कशन किया था कि जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 6 से 12 कर दी गई थी बढ़ाकर। अब इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट में 12 से उन सदस्यों की संख्या, यानी वायसराय जो वायसराय के परिषद की जो सदस्यों की संख्या थी, यानी जो वायसराय का जो काउंसिल था, जो वायसराय का जो परिषद था वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 से 12 कर दिया गया था। लेकिन इस एक्ट में, यानी 1892 अधिनियम का एक्ट जो था, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, उसमें वायसराय को परिषद की सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई थी। अब जब 12 से 16 कर दी गई तो ये संख्या जो थी निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। जो संसद के निर्वाचित सदस्य थे, जो चुने हुए सदस्य थे, उनसे वो अधिक संख्या हो गई। यानी परिषद के सदस्यों की संख्या चुने हुए सदस्यों से ज़्यादा हो गई, यानी अधिक हो गई। लेकिन इसका जो आपका जो कह सकते हैं, इसका जो कैटेगराइजेशन था, इसका जो मनोयन था, वो समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किया गया। यानी जैसे समाज में जिस तरह के वर्ग थे उसके द्वारा ही इसका कैटेगराइजेशन किया गया था, इसका वर्गीकरण किया गया था। अब 1861 का जो काउंसिल एक्ट था उस अधिकार विहीन काउंसिल एक्ट था। लेकिन ये एक्ट जो है आपका 1892 का जो ये अधिनियम था, जो ये इंडियन काउंसिल एक्ट था, ये अधिकार विहीन नहीं था, इसको सरकारी अधिकार मिले थे। यानी इसके सदस्यों, इस काउंसिल, इस परिषद के जो सदस्य थे, उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो जो है वो शासन संबंधी विषयों पर और बजट संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करें, उस पर वो अपनी राय देने के साथ साथ जो है वो उसका हल भी निकाल सकते थे और अपनी नीतियों को भी लागू कर सकते थे और उन नीतियों के थ्रू वो
फैसले भी ले सकते थे, यानी निर्णय लेने का भी अधिकार उनको दिया गया था, जो कि 1861 में, यानी इंडियन जो कि इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्य विधान परिषद 1861 के एक्ट में नहीं था। 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट में के काउंसिल के सदस्यों को ये अधिकार दिया गया कि वो जो है बजट संबंधी विषय और जो शासन संबंधी विषय पे वो चर्चा कर सके, उन पर वो टिप्पणी कर सके, सलाह देने के साथ साथ उनका सल्यूशन भी कर सके, समाधान भी कर सके और ज़रूरी फैसले या ज़रूरी निर्णय भी यानी आवश्यक निर्णय भी वो ले सके। यानी उनको ये पूरी तरीके से अधिकार, ये छूट दी गई थी, जो कि 1861 के सदस्यों को, परिषद के सदस्यों को नहीं था। तो बच्चों ये आपका है, आज हम यहीं तक करेंगे और अगले जो शीर्षक में जो है, अगले लेक्चर में जो है हम आपको जो है वो हम आपको जो है वो नया टॉपिक शुरू करेंगे। और जैसा कि अगले हफ्ते आपके एग्ज़ाम्स ही शुरू होने वाले हैं, तो बच्चों आप अच्छे से एग्ज़ाम्स को जो अच्छे से पढ़िएगा और हर एक पार्ट जो कि आपके सिलेबस जो पोर्शन में जो भी पार्ट आपको बताया गया है, उस पार्ट को अच्छी तरीके से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, हर एक पॉइंट पढ़ लीजिएगा, हर एक पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपके पार्ट के पीछे से ही आए, बल्कि आपके पार्ट के बीच में से भी पूछे जाएंगे। इसलिए पाठ को बहुत थरली, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ उन पाठों का जो है वीडियो भी देख लीजिएगा, उन लेसन्स का, और अच्छे से आप समझ लीजिएगा पाठ को। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट जो पर्सन्स के बारे में, यानी व्यक्तियों के बारे में, तिथियों के बारे में, घटनाओं के बारे में, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बिना कोई टेंशन के, बिना परेशानी के जो है आप जो है वो परीक्षा दीजिएगा। और जो है आपको जो है जिस तरीके से अभी हमने आपको वीडियो में दिखाया ही है कि किस तरह के प्रश्न पत्र आपको दिए जाएंगे। तो बच्चों मैं PDF में भी आपको प्रश्न पत्र का एक पैटर्न भेज देती हूँ, मॉडल पेपर भेज देती हूँ और इंस्ट्रक्शंस के साथ में आपको वो PDF सेंड कर दूँगी इस वीडियो के साथ। तो बच्चों आप रिलैक्स होकर अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट डियर चिल्ड्रन, डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट एंड and my blessings and my prayer are always with you. God bless you and take care of yourself and your family. Goodbye.